नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। न्यूयॉर्क में हिंदू मंदिर का अपमान, पीएम मोदी की यात्रा से पहले हुई घटना। यूएसए के लॉ मेकर्स ने जताई आपत्ति। दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप ने काम करना किया शुरू। 2 महाद्वीपों में की जा रही है तैयार, भारत भी है भागीदार। और जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा, चुनावी रैली में पीएम ने की घोषणा। 2019 में खत्म हुआ था अनुच्छेद 370। आइए शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यूएसए जाने वाले हैं। उससे पहले यूएसए में हुई एक घटना से हड़कंप मच गया है। दरअसल न्यूयॉर्क के मेलविले में स्थित स्वामी नारायण मंदिर के बाहर लगे साइन बोर्ड पर स्प्रे पेंट से आपत्तिजनक शब्द लिखे गए थे। इस पर यूएसए के 2 दर्जन से ज्यादा लॉ मेकर्स ने आपत्ति जाहिर की है। एक सीनियर सीनेटर के मुताबिक हिंदू पूजा स्थल का अपमान घृणित है। नफरत के लिए लॉन्ग आइलैंड या फिर न्यूयॉर्क या फिर पूरे अमेरिका में कोई भी जगह नहीं है। यूएसए स्थित भारतीय दूतावास ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। इस घटना को भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। एक तो ये उनकी यात्रा के कुछ दिन पहले हुई घटना है, दूसरा मेलविले लॉन्ग आइलैंड के सफोल्क काउंटी में स्थित है, जो कि नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री यूएसए क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्वाड समान सोच वाले लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मकसद एक फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन सुनिश्चित करना है। हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक चीन की विस्तारवादी नीतियों से इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना इसके मकसद में शामिल है। क्वाड की सबसे पहले संकल्पना साल 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दी थी। हालांकि वो अपने अस्तित्व में साल 2017 में आया। क्वाड का पहला औपचारिक सम्मेलन हुआ था 2021 में वर्चुअली। दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप स्का यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे ने अपनी पहली ऑब्जर्वेशन की है। ये टेलीस्कोप आंशिक तौर पर फंक्शनल हो गई है, लेकिन अभी भी इसके निर्माण का काम जारी है। एसकेए हजारों रेडियो एंटीनास का एक नेटवर्क है, जिसमें से 197 दक्षिण अफ्रीका में और 1.3 लाख से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। इन्हें एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस तरह इस टेलीस्कोप को 2 महाद्वीपों में तैयार किया जा रहा है, जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप बन जाएगी। इसका मकसद ब्रह्मांड के बारे में नए तरीके से पता लगाना है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, निर्माण, आकाशगंगाएं कैसे बनी और उनके ऑरिजिन के बारे में पता लगाना, साथ ही जीवन की उत्पत्ति जैसे मुद्दों के बारे में पता लगाने का काम करेगी। इसे एक इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय यूके में स्थित है। भारत इस प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। बीते साल दिसंबर में भारत को इस प्रोजेक्ट की पूर्ण सदस्यता भी हासिल हो गई है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित इस फैसिलिटी को इसका मिड और ऑस्ट्रेलिया में स्थित फैसिलिटी को इसका लो नाम दिया गया है। ये नाम उन फ्रिक्वेंसी रेंज के नाम पर है जिन पर यह फैसिलिटी ऑपरेट करती हैं। आपको बता दें कि रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल अंतरिक्ष से आने वाली वीक रेडियो वेव्स को इकट्ठा करने, उन्हें फोकस करने और एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है, जिससे उनकी जानकारी का विश्लेषण किया जा सके। ये टेलीस्कोप हमें तारों, आकाशगंगाओं, ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्षीय बॉडीज से आने वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इन्हें हमारे सौरमंडल के ग्रहों से रेडियो तरंगे भेजने और वापस प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब, तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत।
सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनी यूएन की एडवाइजरी बॉडी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें गवर्नेंस में एआई से जुड़ी चुनौतियों और अंतराल को दूर करने के लिए 7 सिफारिशें की गई हैं। देखिए, यूएन ने बीते साल एआई पर एक सलाहकारी समिति का गठन किया था, जिसे इंटरनेशनल गवर्नेंस में एआई से जुड़े मुद्दों पर सलाह देने का काम सौंपा गया था। अब इन सिफारिशों को यूएन के सितंबर में होने वाले सम्मेलन के दौरान डिस्कस किया जाएगा। इस एडवाइजरी बॉडी ने एक एआई पैनल के गठन की सिफारिश की है, जिससे एआई लैब्स और दुनिया के बीच सूचनाओं का सिंक्रोनाइजेशन किया जा सके, जिससे निष्पक्ष और विश्वसनीय सूचनाएं हासिल हो सके। ओपन एआई के चैट जीपीटी के आने के बाद से दुनिया भर में फेक न्यूज, गलत सूचनाओं का प्रकोप बढ़ा है। एआई के जरिए कुछ भी परोसा जा रहा है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो एआई टूल्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लेकर आए हैं। इस मामले में यूरोपियन यूनियन दुनिया से आगे रहकर एक एआई एक्ट लेकर आई है। वहीं अभी एआई के मिलिट्री में रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन पारित हुआ था, जिसे यूएसए समेत 60 देशों का समर्थन मिला था। वहीं चीन ने इसे सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा एक एआई फंड को गठित करने की बात कही गई है। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के मकसद से ग्लोबल एआई डेटा फ्रेमवर्क के गठन की भी बात की गई है। देखिए, एआई की परिभाषा की बात करें तो जब मशीन इंसानों की तरह काम करने लगे तो इसे एआई कहते हैं। मशीन की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव दिया था। वहीं 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया। एआई के एलिमेंट्स में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और न्यूरल नेटवर्क्स शामिल हैं। एआई 2 प्रकार के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक एआई को नैरो एआई भी कहते हैं। इससे मतलब है कि एआई को किसी विशेष टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही ये एआई पहले से निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करता है। इसमें वर्चुअल असिस्टेंस और स्पीच रिकॉग्निशन जैसे एआई सर्विसेज को रखा जाता है। वहीं स्ट्रॉन्ग एआई कई सारे टास्क में ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बिहेव करता है। एआई के एक और प्रकार सुपर एआई की भी बात की जा रही है। ये भविष्य का एआई है, जिससे उम्मीद है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों का दौर जारी है। पहले दौर की वोटिंग आयोजित हो चुकी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम से स्टेटहुड या राज्य का दर्जा वापस से रिस्टोर करने का वादा किया है। देखिए, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य ही था, लेकिन 2019 में कुछ घटनाओं ने इसकी स्थिति बदली। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में जैश के आतंकियों ने हमला किया और 40 भारतीय जवान इसमें शहीद हो गए। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया और मई 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जुलाई 2019 में गृह मंत्रालय 10,000 के करीब अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू कश्मीर में तैनात करता है। फिर आता है 5 अगस्त 2019 का दिन और इस दिन गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐलान करते हैं। फिर लागू होता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को 2 भागों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया और दोनों को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इसी के चुनाव अभी आयोजित हो रहे हैं। अब सरकार का स्टेटमेंट आया है तो उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे को वापस हासिल कर सकेगा। आप बताइए, क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा रिस्टोर होना चाहिए? आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है बर्नआउट सिंड्रोम। देखिए, पूरी दुनिया में एक तरह की भागम भाग है, चाहे वो प्रोफेशनल वर्ल्ड हो या फिर सोशल वर्ल्ड या फिर वर्चुअल वर्ल्ड। हर तरफ साफ दिखता है कि हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है। इसका असर दिमाग और शरीर पर पड़ना बहुत नेचुरल है। लोगों में अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने की तमाम वजहें हैं। लोगों में लग्जरी लाइफ जीने की चाहत बढ़ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोग थोड़े समय में ही कई प्रमोशन पाना चाहते हैं। इन सब के चलते लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने लगते हैं और थकान महसूस होते होते एक वक्त ऐसा आता है जब लगता है कि वो पूरी तरह से ड्रेन हो चुके हैं। उनमें काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। इसी स्थिति को कहते हैं बर्न आउट सिंड्रोम। देखिए, इसका मतलब ये कतई नहीं कि इंसान को काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये जो लोगों की देखा देखी में इंसान एक होड़ में लगा है बिना ये सोचे कि इससे उसकी पर्सनल लाइफ खत्म हो रही है, इसमें समस्या है।
इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, कभी नहीं होगा। चीज़ों को कलेक्ट करने की रेस लगी हुई है। हर दिन कोई कंपनी किसी नए फीचर का फ़ोन लॉन्च कर रही है या नए तरह के कपड़े मार्केट में आ जा रहे हैं। इंसान पीयर प्रेशर में इन सारी चीज़ों को खरीदने की जुगत भिड़ाता रहता है और इन सब में वो इतना खो रहा है कि उसके पास उन चीज़ों को यूज़ करने तक का वक्त नहीं बचा जिन्हें खरीदने के लिए उसने ये सारे कोशिशें की हैं। कहने का मतलब है कि ज़रूरत की चीज़ों के लिए इंसान वर्क लाइफ बैलेंस करके पैसे कमा सकता है, लेकिन जब वो अपनी ज़रूरतों के बियॉन्ड जाता है तो उसे बर्नआउट होना पड़ता है। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज़। PMJUGA यानी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी गई है। आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में स्थित गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस योजना को मंजूरी मिली है। इसका मकसद आदिवासी गांवों में बुनियादी योजनाओं को सुनिश्चित करना है। इस अभियान में 63,000 गांव शामिल होंगे और ये 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करेगा। योजना को 17 मंत्रालयों के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 25 विकास योजनाओं को शामिल किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत संबंधित मंत्रालयों को वर्क और फंड आवंटित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा योजना यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय का मकसद किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है। इस योजना की घोषणा 2018 में की गई थी, जिसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड PSF, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम PDPS और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम शामिल है। जिम्बाब्वे पिछले 4 दशकों में सूखे की सबसे खराब स्थिति से जूझ रहा है और इस भयंकर सूखे के कारण मानव और वन्य जीव संघर्ष में बढ़ोतरी देखी गई। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है और इन हाथियों का मीट जिम्बाब्वे में सूखा प्रभावित समुदायों में बांटा जाएगा। यह निर्णय नामीबिया द्वारा हाल ही में 83 हाथियों को मारने के बाद लिया गया है। दरअसल नामीबिया भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहा है। अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी हाथियों की आबादी में से एक है, जहां 2 लाख से अधिक हाथी संरक्षित क्षेत्र में रहते हैं, जो जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया तक फैला हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक नई MSME नीति शुरू की है। यह नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सामने आने वाली 6 प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए लाई गई है। इन 6 क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता, पहुंच और अफोर्डेबिलिटी में सुधार, वित्त तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, कच्चे माल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, श्रम बाजारों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बाजारों तक पहुंच को बढ़ाना शामिल है। सरकार 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इसके जरिए अगले 5 सालों में 25,000 से अधिक नए MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कॉटलैंड 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने बढ़ती लागत के कारण खेलों के आयोजन से अपना हाथ खींच लिया था, जिसके बाद इसकी मेजबानी स्कॉटलैंड को मिली है। इसके चलते अब 2026 का राष्ट्रमंडल खेल पिछले राष्ट्रमंडल खेलों की तुलना में छोटा होगा और 2022 बर्मिंघम खेलों के 17 खेल इवेंट की तुलना में केवल 10 खेल इवेंट ही आयोजित होंगे। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है, खेलों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है। आपको बता दें कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इसका पहला संस्करण 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। इसके अलावा अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसी अफ्रीकी देश ने नहीं की है। वहीं भारत ने 2010 में इसकी मेजबानी की थी, जो मलेशिया के बाद मेजबानी करने वाला दूसरा एशियाई देश बना था। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा लॉन्ग आइलैंड किस देश में स्थित है? USA, कनाडा या फिर मैक्सिको या ऑस्ट्रेलिया? अगला प्रश्न है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां होगा? विक्टोरिया, स्कॉटलैंड, भारत या फिर सिंगापुर? आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स 1960-61 टू 2023-24 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया वर्किंग पेपर है? नीति आयोग, लोक लेखा समिति, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकारी परिषद या फिर वित्त मंत्रालय? सही जवाब है विकल्प सी, यानी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकारी परिषद। अगला प्रश्न है,
एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 5वीं बार जीत हासिल की? पाकिस्तान, मलेशिया, चीन या फिर सिंगापुर? सही जवाब है चीन, यानी विकल्प सी। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।